साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन पाठशाला में, जहां पर हम आज सॉल्व करने वाले हैं इंडियन आर्मी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 यहां पर सॉल्व किया था। तो भारतीय सेना के लिए यह एक नए पाठ्यक्रम पर आधारित आपके लिए हम यहां पर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आपको इस पेपर को हमारे साथ सॉल्व करना है और लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि इसमें हम आपके लिए अलग अलग सेक्शन के अंतर्गत अलग अलग प्रश्नों को लाएंगे, जिसमें हम सेक्शन ए में सॉल्व करेंगे सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को, सेक्शन बी में सॉल्व करेंगे आपके सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को, और इसी प्रकार से सेक्शन सी में हम मैथमेटिक्स और सेक्शन डी में हम रीजनिंग के प्रश्नों को आपके सामने सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। आपका जो स्कोर होगा, कितने आप क्वेश्चन सही कर पाए हैं, उनको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ चलिए, पहला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया, अब आपने यह नाम अगर सुना है तो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, जबकि इंडिया गेट जो है वह है दिल्ली में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पिक्चर में, आपको इन दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगला प्रश्न है, 1857 का आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी वो आप जानते हैं, ये जो है मेरठ से स्टार्ट हुआ था, और मेरठ में जो है सैनिक विद्रोह हो गया था। वहाँ पर कई कारण इसके थे, जो कि जिसमें कि जो है चर्बी वाला जो कारतूस था, गाय और सूअर की चर्बी वाला कारतूस जो था, उसको दांत से छिलने के लिए जो है सैनिकों ने मना कर दिया था। तो यहाँ मेरठ से 1857 की क्रांति का शुभारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित किए जाने वाली प्रथम महिला स्टार कौन थी? तो सबसे पहली जो स्टार थी वो थी नरगिस दत्त, जिनको कि सबसे पहले राज्यसभा के लिए यहाँ पर नामित किया गया था। तो पहली महिला स्टार थी नरगिस दत्त। तो ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की? ये प्रश्न आप जानते हैं, आपके सामने ऑप्शंस हैं और सही आंसर है यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस। तो ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल सही है। अमेरिका की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और अगर आता है प्रश्न कि इंडिया की खोज किसने की थी, तो भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा ने 1498 में जो है यूरोप से ये मसालों का व्यापार करने के लिए यहाँ पर आया था। तो भारत के कालीकट बंदरगाह पर यह आया था यहाँ पर, और यहाँ से जो है इसकी खोज हुई थी। इंडिया की खोज का मतलब ये है कि जो अब जो है पूरी दुनिया में जो है इंडिया को भी वहाँ पर ढूंढा गया था, और ये भी अब क्या हो गया है, दुनिया के नक्शे पर मिल गया था। अगला है, वायुसेना अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो वायुसेना अध्यक्ष कहलाता है एयर चीफ मार्शल। तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही है। अब बात आती है, अभी जो वर्तमान में है वे एयर चीफ मार्शल जो है कि वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये आपको बिल्कुल नोट डाउन कर देना है, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इंडियन आर्मी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभी जो वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं उनका नाम फिर से सुन लीजिए, उनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, थार रेगिस्तान किस देश में है? तो जो थार रेगिस्तान है वह है भारत में, जो कि राजस्थान राज्य में है। जबकि अगर बात करें दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल की, तो वो है सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में है। अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का प्राकृतिक स्रोत कौन है? तो हमको जो है ऊष्मा किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन आपके सामने है, तारे, चांद, पृथ्वी या सूर्य। तो यह बहुत ही आसान प्रश्न है, सब लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो है सूर्य। ऊष्मा का प्राकृतिक स्रोत है सूर्य। अगला प्रश्न है, दिल्ली का पुराना नाम क्या था? तो दिल्ली का पुराना नाम था पाटलिपुत्र। तो जो ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल सही है। तो इससे आपको ये रिलेट करना है कि किस प्रकार के प्रश्न इंडियन आर्मी में पूछे जाते हैं, यानी कि अलग अलग शहरों के, अलग अलग देशों के जो प्राचीन नाम है उनको भी आपको पढ़ के याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, प्राण कुमार शर्मा एक प्रसिद्ध थे,
तो ये प्राण कुमार शर्मा क्या थे? एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही हो जाता है। इनके जो पिक्चर्स, जो कार्टून्स हैं, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, महेश दास किसका वास्तविक नाम था? महेश दास जो वास्तविक नाम था वह था बीरबल का। जो बीरबल है, इनका नाम जो है बीरबल रखा था अकबर ने, लेकिन इनका जो नाम था और रियल नेम जो इनका था, उनका था महेश दास, जिनकी की बुद्धिमता के कारण, इनकी बुद्धिमता से इम्प्रेस होकर के अकबर ने इनको अपने जो है नवरत्नों में शामिल कर दिया था और इनका नाम बीरबल रख दिया था। अगला है, हमारे झंडे में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? तो जो सफ़ेद रंग प्रतीक होता है वह होता है शांति का प्रतीक, पीस का प्रतीक होता है, जो कि मध्य में होता है। तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, सत्रिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सत्रिया जो लोक नृत्य है वह है असम राज्य का। तो इस प्रकार से आपको विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों से संबंधित भी प्रश्नों को याद कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि हम इनसे रिलेटेड भी आपको स्पेशल वीडियोस दें तो आप ज़रूर कमेंट में लिख सकते हैं। लोक नृत्यों के से संबंधित या फिर अलग अलग जो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनसे संबंधित हम आपको विशेष वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें कि हम आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है या फिर अलग अलग जो है प्रश्न जो हैं इनसे संबंधित आपको स्पेशल वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। इनके लिए आपको कमेंट करना होगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा जो है वो भी है असम में। तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, वो आपके सामने है, भारतीय रेल को कितने जोन में विभाजित किया गया है? तो भारतीय रेल को 18 जोन में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो जो है नोबेल जो शांति पुरस्कार मिला था, सबसे पहले मिला था मदर टेरेसा को। तो ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल सही है। इनको 17 अक्टूबर 1979 को 1979 को यह पुरस्कार मिला था, नोबेल का शांति पुरस्कार। यहाँ पर जो है जीएस के प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अब आता है सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 है, पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण है? तो जो पीतल है वह है तांबे और जस्ते का मिश्रण, यानी कि जो जिंक और कॉपर जो है आपस में मिलकर के पीतल बनाते हैं। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। इससे पिछले भी पेपर में आपने देखा होगा इस प्रकार से मिश्र धातुओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें कि आपने गन मेटल का जो क्वेश्चन था वो इससे पिछले पेपर में था, वो आपने देख लिया होगा। तो यदि आपको याद है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि गन मेटल जो है वह किन किन धातुओं का मिश्रण है। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, ध्वनि का वेग सबसे हल्का में होता है, यानी कि ध्वनि का जो वेग है वह सबसे कम किस में होता है? तो वो होता है, आपके पास ऑप्शन है हवा, पानी, गैस या फिर निर्वात। तो निर्वात में जो है ध्वनि का वेग बहुत कम होता है। अगर आपको पता है तो अंतरिक्ष में क्योंकि निर्वात है तो आप जानते हैं जो आपके अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो वहाँ पर आमने सामने बात नहीं कर पाते हैं, उनको जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की हेल्प से ही आपस में वो कन्वर्सेशन कर पाते हैं। तो निर्वात में जो है ध्वनि का जो वेग है वह बहुत ही कम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तेल बीज है? तो यहाँ पे ऑप्शन है राजमा, मटर, लहसुन और सरसों। तो ये बिल्कुल कॉमन सा प्रश्न है, आप जानते हैं कि सरसों का तेल होता है, तो सरसों जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से शरीर के कौन से अंग पर प्रभाव पड़ता है? तो यह एक बीमारी है, इससे शरीर की जो हड्डियां हैं हड्डियों पर इसका असर पड़ता है, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक है वाट। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। इसके जो बड़े मात्रक होते हैं वो होता है किलोवाट, मेगावाट, आपने सुना होगा किलोवाट, मेगावाट, और इसके साथ साथ हॉर्स पावर भी जो होता है वह शक्ति का मात्रक होता है, यानी कि अश्व शक्ति, और ये जो है 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। ये भी आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुष्क हवा में सर्वाधिक अनुपात में पाई जाती है, यानी कि शुष्क हवा में इनमें से कौन सी चीज़ जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो आप सब जानते हैं पाई जाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है हवा में पाई जाती है 78% और उसी प्रकार से ऑक्सीजन पाई जाती है 21% और इसी प्रकार अन्य जो गैसें होती हैं वो 1% में उसके सारी की सारी जो गैसें होती हैं वो मिलती हैं। अब अगला प्रश्न है, मानव के कान में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मानव जो कर्ण है उसमें होती हैं 6 हड्डियां। अब इन्हीं 6 हड्डियों में जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, वो भी मानव के कान में ही पाई जाती है। और अगर बात करें सबसे बड़ी हड्डी की तो वो होती है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। और बात करें मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं तो वो होती हैं 206। अब एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो नवजात शिशु होता है उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा करके पूछा जाता है। तो जो नवजात शिशु होता है उसके शरीर में होती हैं 300 हड्डियां। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गुर्दे जो किडनी होता है, किडनी में पथरी के से बचने के लिए हमें क्या नहीं खाना चाहिए? तो भाई जो पथरी होती है उससे बचने के लिए टमाटर का सेवन बंद कर देना चाहिए, यानी कि टमाटर को कम नहीं खाना चाहिए, टमाटर के जो बीज हैं उनको नहीं खाना चाहिए। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 24, बेरी-बेरी रोग शरीर के किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी-बेरी रोग होता है विटामिन बी से। अब यहाँ पे बेरी-बेरी बी आ रहा है तो विटामिन बी से होता है बेरी-बेरी रोग, यानी कि विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। अब आती है बारी विटामिन ए की, तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। इसी प्रकार से विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स और विटामिन के की कमी से होता है जो रक्त का थक्का होता है वो नहीं बन पाता, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो नहीं हो पाती है विटामिन के की कमी के कारण। तो आपको ये ध्यान रखना है। और अगर आपको ये याद हो गया है तो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में सारे के सारे जो विटामिन्स हैं और वो किसकी उनकी कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, अगर आपको और भी पता है आप उनको भी लिखें। आपके जो और भाई इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको मदद मिल पाएगी। तो जो भी आंसर्स आप देते हैं उनको डिटेल में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे कि और लोगों को भी हेल्प मिलेगी। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। इस प्रकार जो साधारण जो प्रश्न हैं जो रासायनिक सूत्र के संबंधित हैं, जैसे कि धावन सोडा, खाने का सोडा, विरंजक चूर्ण या प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपको याद रखने हैं। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका फॉर्मूला होता है H2SO4। तो आप में से यदि किसी को ये सारे के सारे जो रासायनिक सूत्र हैं वो याद हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, हर्ट्ज प्रति सेकंड किसकी इकाई है? तो हर्ट्ज जो होता है वो किसकी इकाई होता है? ये यहाँ पर होता है आवृत्ति की इकाई, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका मात्रक होता है हर्ट्ज। तो ऑप्शन जो ए है बहुत सही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया है। तो आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। जितना आप लिखते हैं वो आपको याद हो जाता है। तो आप चाहे कमेंट बॉक्स में लिखें, चाहे आप अपने नोटबुक में लिखें, लेकिन लिखना बहुत आवश्यक है। इनको लिखें, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है बैठ जाएगा और एग्ज़ाम के दिन आपको ये याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, वह दृष्टिदोष जिसके कारण आँख से खड़ी और पड़ी रेखाओं को सही से नहीं देखा जा सकता। तो अब जो है इसका आंसर यहाँ पर ना तो मायोपिया है, ना प्रेसबियोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसमें से है। अब ये जो है यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि फिर वो चीज़ कौन सी है जिससे जो आँख से खड़ी और पड़ी रेखाओं को सही से नहीं देखा जा सकता है। यदि आप में से किसी को पता है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, दूध को दही में कौन परिवर्तित करता है? तो दूध को दही में परिवर्तित करता है बैक्टीरिया। तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही है। अब कभी इसका नाम भी पूछ लेता है कि वह कौन सा बैक्टीरिया है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, जो कि क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है,
आदमी के लिए सुनने का प्रसार कितना है, यानी कि आदमी जो है कितनी फ्रीक्वेंसी तक सुन सकता है, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो होती है इंसान के सुनने की क्षमता होती है, तो इसको बोलते हैं श्रव्य ध्वनि। अब आता है पराश्रव्य ध्वनि क्या होती है। तो पराश्रव्य ध्वनि होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य ध्वनि, और 20 हर्ट्ज से कम होती है अपश्रव्य ध्वनि। अब बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो पराश्रव्य ध्वनि और अपश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। आपको कमेंट में लिखना है कि वे कौन कौन से जानवर हैं जो कि पराश्रव्य और अपश्रव्य ध्वनि को सुनने में सक्षम हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, और ये है मैथमेटिक्स, और इसको आपको ध्यान से देखना है। हम हर एक प्रश्न को बहुत ही डिटेल में करेंगे। यदि आपको लगता है कि हम थोड़ा स्लो बोल रहे हैं तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी वीडियोस को देख सकते हैं यदि आपके पास समय का अभाव है तो। क्वेश्चन नंबर 31 है, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है तो इन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ है 2, तो एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो इस फॉर्मूले से आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आपके जो पेपर्स हैं इनमें ऐसे ही आसान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको सिंपली क्या कर देना है, 120 इंटू 2/30, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देना है और एक संख्या को उसमें डिवाइड कर देना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 3 चौके हो गया 12 और 4 दूने हो गया 8। तो यहाँ पर जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 8। तो आपका जो है ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपये कमाते हैं तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। तो ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें सिंपली आप क्या करते हैं कि 6 आदमियों का 10 दिन का काम निकालते हैं और ये जो है कितने रुपए कमाते हैं, 150 रुपये कमाते हैं, और 8 आदमी जो हैं 7 दिन में कमाते हैं कितने रुपए आपके, ये आपको निकालना है। तो आसानी से इसको आप सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए इसको x का वैल्यू आपको निकालना है, तो यहाँ पर जो भी आपका वैल्यूज़ कट रही हैं उनको आप काट दीजिए, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 150 गुणा 8 सत्ते हो गया 56 और बटे हो गया 10 छक्के 60। 0 से 0 कैंसिल हो गया और 6 से 3 दुने हो गया 6, 3 पंजे हो गया 15। तो यहाँ पर अब आप इसको 2 से काट दीजिए, 2 दुने 4, 2 अठे 16। तो यहाँ पर आपके पास 28 और 5 बच जाता है। तो 28 गुणा 5 जो होता है वो होता है 140। तो 140 रुपये जो है वो कमाएंगे 8 आदमी 7 दिन में। तो ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है तो उस वृत्त की परिधि क्या होगी। तो देखिए बड़ा आसान सा है। एक वृत्त आपके पास है, इस वृत्त की त्रिज्या होती है r, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और वो आपको दिया हुआ है वो है 154। तो यहाँ से सबसे पहले आप निकालेंगे त्रिज्या, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। तो यहाँ पर हो जाएगा ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा तो 22 और ऊपर चला जाएगा गुणा 7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11 से कटेगा, 11 दूने 22, 11 कम 11 और 11 चौके 44। ठीक है, फिर 2 से आप काटेंगे 14 को, 2 सते 14। तो आर स्क्वायर आपका आया 7 सते 49। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 49, किसका वर्ग होता है वो होता है 7 का। तो आपके पास त्रिज्या आ गई है 7 सेंटीमीटर। परंतु हमको त्रिज्या नहीं निकालनी है, हमको उस वृत्त की परिधि निकालनी है। तो परिधि का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 2πr। यदि आपको कन्फ्यूजन है कि क्षेत्रफल और परिधि में क्या अंतर होता है, तो क्षेत्रफल होता है ये अंदर का भाग, क्षेत्र जो ये अंदर है, ये फील्ड के जो अंदर का एरिया है वो आपका हो गया क्षेत्रफल। और फील्ड के बाहर जिस ट्रैक पे आपने रेस मारी है या रेस मारनी है तो वो हो गया आपका
परिधि। तो अब आपको वो ट्रैक निकालना है, वो रास्ता निकालना है जिस पे आपने रेस मारी है 1600 मीटर या फिर 1 मील। ठीक है, अब 2πr में इस r का वैल्यू रख दीजिए। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7, तो 7 से कट जाएगा 7 और 22 दूनी कितना होता है 44। तो 44 क्या हो जाएगा 44 मीटर आंसर। तो ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा 44 मीटर। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया, कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली जो वीडियो होगी हम उसको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको समझाएंगे। हमने ये पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन हमको अभी तक ऐसा कोई कमेंट नहीं आया है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको इस तरह से ही समझ में आ रहा है, तो व्हाइट बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। दो संख्याओं का जोड़ 95 है, जिसमें से एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो भाई देखिए, दो संख्याएं हैं, मान लीजिए एक संख्या है x, दूसरी संख्या क्या है उससे 15 अधिक है, तो दूसरी संख्या है माना x + 15। अब देखिए इन दोनों का जो जोड़ है वो कितना है, वो है 95। तो लिख दीजिए इक्वल टू 95। अब x और x कितना होता है जोड़ करके, वो हो जाता है 2x और धन 15 बराबर 95। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 95 - 15, क्योंकि जो ये +15 है इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 95 - 15 कितना हो जाएगा 80। तो x बराबर कितना हो जाएगा 80/2 यानी कि 40। तो क्योंकि यह छोटी संख्या होगी 40 और बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का योग कितना है 95, तो 40 और दूसरी संख्या होगी 55। तो बड़ी संख्या है 55, छोटी संख्या है 40। अगर वो पूछता बड़ी संख्या तो वो होती 55, लेकिन उसने पूछा है छोटी संख्या तो वो होगी 40। तो ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। 134% इंटू 38, यहाँ पर आप क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो जहाँ पर भी परसेंट आपको दिख रहा है उसके डिवाइड में लिख दीजिए 100। तो 134 बटे हो जाएगा 100 गुणा 3894 धन, फिर यहाँ पर ये परसेंट लिखा हुआ है तो इसका यानी कि डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे इसका पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.3894 और इंटू 134। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ आपको दिख रहा है 134 और 134 को आप कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आप 134 को कॉमन लेंगे तो आपके पास जो है ये 100 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 38.94 और धन 38.94। अब इनको आपको जोड़ना है और 134 के साथ गुणा करना है। तो इसको गुणा करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 5270.1396। तो जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 0.25 को साधारण भिन्न में बदलिए। तो बहुत ही आसान है, 0.25 आपके पास है, तो अगर आपको इसका दशमलव हटाना है तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे 100 का गुणा कर देंगे। जब आप 0.25 के साथ 100 का गुणा करते हैं तो दशमलव हट जाता है, ये बन जाता है 25 और ये बन जाता है बटे 100। अब आपको पता है 25 चौके कितना होता है, वो होता है 100। तो आपने यहाँ पर भिन्न में चेंज कर दिया, वो हो गया है 1/4। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है, 1/4। अगला प्रश्न है, यदि 3x - 13 = 8 तो 8 - 1 = क्या। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप x का मान निकालिए। तो 3x बराबर हो जाएगा 8 और ऋण 13 का हो जाएगा धन 13। अब जब आप 13 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 3x बराबर हो गया 21। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 सते 21। तो आपके पास x का वैल्यू आ गया 7। अब जो है आप क्या करोगे, आपको निकालना है x - 1 का मान। तो आप क्या करेंगे 7 ऋण 1, तो 7 में से 1 कितना होता है 6। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है 1 - साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा भी होना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब किसी के दिमाग में प्रश्न होता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमको अगर क्या निकालना है, इस साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम उधर ले जाते हैं तो क्या बन जाता है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा के। इस तरह से ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है 8, 20, 28 और 44 का HCF ज्ञात कीजिए, इनकी महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो वैसे तो आप सब जानते हैं कि इनको आप अलग अलग गुणा करके और इस तरीके से भी महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको इन सब में डिवाइड करने पर भाग जो है पूरी पूरी बार जाता है। अब जो है हम अगर 2 को देखें तो 2 का भी इन सब में भाग जा रहा है, क्योंकि 2 का डिवाइड उसके साथ होता है जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है तो 2 से भी इन सब का डिवाइड हो रहा है। इसके बाद हम 4 पे देखते हैं तो जो 4 है, 4 को भी अगर हम देखेंगे तो 4 दूने 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, और इसी तरह से 28 हो गया, और 44 के साथ भी जो 4 है वह पूरी पूरी बार विभाजित हो रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 4 एक ऐसी संख्या है जो कि क्या है, इन सभी के साथ पूरी पूरी बार विभाजित है। जबकि हम 12 और 8 देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये क्या है, किसी की कुछ ऐसी संख्या हैं जिनके साथ पूरी पूरी बार विभाजित नहीं है। तो हम ऑप्शन से भी अपना आंसर निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से अपना आंसर निकालना है। अगला प्रश्न है, रहीम ने गणित में 75 में से 60 अंक प्राप्त किए, तो बताओ कितने प्रतिशत अंक मिले। तो देखिए, आपका भी कभी रिजल्ट आया होगा और आपने भी अपने परसेंट निकाले होंगे, तो सिंपली ये बहुत ही आसान होता है। तो जितने भी आपको नंबर मिले वो है माना रहीम के 60 नंबर, और कितने में से मिले, 75 में से मिले, तो 75 नीचे लिख दो। अब इसका परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दो। तो सिंपली आपने जब ऐसा किया तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा कितना, 3, 5 कम 5, 5 दूने 10, और 5 से करेंगे तो 5 कम 5 और 5 पंजे 25 हो गया। अब इसके बाद जो है इसको भी आगे सॉल्व करो, तो 3 से करेंगे, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, फिर इसको 5 से डिवाइड करो, 5 दूने 10 और 0, तो हो गया 20 गुणा गया 4, 20 गुणा गया 4 यानी कि 20 चौके 80। तो 80% जो है उस रहीम की हैं, जब उसने क्या किया, 75 में से 60 नंबर लाया। तो ऑप्शन जो डी है वह सही है, 80%। अब अगला प्रश्न है 324 का वर्गमूल बताओ। तो देखिए, वर्गमूल आपको 1 से लेकर के 20 तक के याद करने ही हैं। इसमें फिर जो है आपको कहीं वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो 324 का वर्गमूल डायरेक्टली याद रखिए, वो है 18। तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही है। आप वर्गमूल निकाल सकते हैं लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आपको 1 से 20 तक के वर्गमूल और 1 से 10 तक के घनमूल याद करने हैं। अगला प्रश्न इक्वल टू हो जाएगा 64। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो 64 डिवाइड बाई 4, तो इसको काटेंगे तो 4 कम 4 हो गया, और फिर 6 हो गया, 4 छके 24, तो 16 जो है इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10, 20, 30, 40, 50 का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत कैसे ज्ञात करते हैं, इन सबको जोड़ेंगे और डिवाइड बाई कुल इनकी संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइड बाई 5 कर दिया। इन सबको जोड़िए तो इन सब का जो योग है वो आ रहा है, देखिए 50 और 40 90, 90 और 10 कितना हो गया 100, और 100 और 50 कितना हो गया 150। तो 150 बटे 5, तो 5 3 15 और 0, तो हो गया 30। तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 0.9 डिवाइड बाई 0. अंडर रूट 0.004। तो इसका सीधे सीधे जो है इसका हो जाएगा 0.3, और इसका हो जाएगा डिवाइड बाई 0.02। तो जो है यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन जो है यहाँ पर है सी। तो ये जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 मीटर और 4 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए कितना आसान है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा गए चौड़ाई।
तो यहाँ पर 8 चौको कितना होता है 32, तो 32 मीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर है। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन में ये 32 कहीं और पे भी दे देगा, लेकिन वहाँ पर यूनिट को चेंज कर देगा, वहाँ पे मीटर लिख देगा, या फिर एक और क्वेश्चन में भी 32 लिख देगा और यहाँ पे मीटर क्यूब लिख देगा। तो आपको अगर क्षेत्रफल पूछा हुआ है तो आपको मीटर स्क्वायर वाले पे ही टिक करना है, तो घुमाकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपके मैथमेटिक्स से संबंधित भी प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अब आता है आपका सेक्शन नंबर डी, यानी कि रीजनिंग का। बहुत ही आसान इसमें प्रश्न होते हैं, तो आपको अब ये देखना है रीजनिंग में तो क्या इसमें है। देखिए यहाँ पर ए बी से जो पहले है वो आता है ए, तो ए बी ई एफ आई जे ओ पी, तो यू के बाद क्या आता है वी, तो वी जो है इसका ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 पंजे हो गया 31 25, और 31 25 को क्या कर देंगे 5 से गुणा कर देंगे। तो जो है यहाँ पर 31 25 को 5 से गुणा करने पर जो है आपको क्या प्राप्त हो रहा है, वो प्राप्त हो रहा है 15,625। तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है किसी कोड भाषा में कंट्रोल को ये लिखा जाता है, कैट को ये लिखा जाता है, तो कॉल को क्या लिखा जाएगा। आपको ढंग से पढ़ना है, वैसे बहुत ही आसान प्रश्न है, इनमें 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। देखिए सी को क्या लिखा उसने 3 लिखा, तो आप 3 लिख दीजिए। और आपको उसने ए को क्या लिखा, कैट में देखो ए को लिखा 9, तो 9 लिख दीजिए। एल को देखो कंट्रोल में एल को क्या लिखा 8 लिखा, तो 8 लिख दीजिए। और दूसरा है एल, तो 3988 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रेणी को पूरा करें 70 65 58 49 38, तो इसमें क्या होगा। तो इसमें आपको सीधे सीधे क्या दिख रहा है कि यहाँ पर 5 का अंतर है। इसके बाद इससे आगे बढ़ेंगे तो इसमें जो है आपको डिफरेंसेस नज़र आएंगे विषम संख्याओं के। तो यहाँ पर आप 38 में से क्या घटाएंगे 13 को घटाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 25, तो 25 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हैं 65 में से 58 घटाइए, आपको एक विषम संख्या मिलेगी। इसी तरह से मिलेंगे तो लास्ट में जो 13 है वो भी है, तो आप 13 में जो है 38 में 13 को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो आएगा आपका 25, ऑप्शन नंबर ए। अंतिम प्रश्न है श्रृंखला में आगे का नंबर चुनो 7 10 15 22, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये भी लगभग उसी तरह का प्रश्न है। तो आपको 7 और 3 कितना होता है 10 होता है, 10 और 5 कितना होता है 15 होता है, 15 और 7 कितना होता है 22 होता है। अब देखिए 3 5 7 दो का अंतर हो रहा है, तो अभी आप 7 और 2 कितना होता है 9 होता है, 22 में 9 जोड़ दीजिए, तो 9 10 11 1 31, यानी कि बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 31। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। तो आपको भी 1 घंटे का समय मिलेगा, आपको 1 घंटे में 50 प्रश्नों को सॉल्व करना है। प्रयास कीजिए जल्दी से जल्दी प्रश्नों को सॉल्व करने का। ये आप कैसे कर पाएंगे, मैथमेटिक्स को आप प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे, और आपकी रीजनिंग को भी आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप सॉल्व कर पाएंगे। साथ में आपको जीएस और जी जो आपका जनरल साइंस और जीके है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करती रहनी है, और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको याद करते रहना है। तो दोस्तों अपनी तैयारी को जारी रखिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वीडियोस को देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।